ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और मैं आज फिर से हाजिर हो गया हूं एक और डरावनी कहानी के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेंडिगो की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। ये बात है उस वक्त की जब मेरे पापा ने एक नया घर खरीदा था। असल में काफ़ी सालों की मेहनत के बाद उन्होंने इतने पैसे इकट्ठा किए थे कि वो एक घर खरीद पाए। लेकिन मुसीबत ये थी कि अच्छे इलाकों में घर काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, जिसकी वजह से पापा को एक ऐसी जगह पर घर लेना पड़ा जहाँ काफ़ी ज़्यादा जंगली एरिया था। वहाँ का विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ था। वहाँ घर भी काफ़ी ज़्यादा कम थे। लेकिन हमें पता था कि आज नहीं तो कल वहाँ का इलाका भी विकसित हो जाएगा और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तब तक फ़िलहाल हमें दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। हम उस घर में शिफ्ट हो गए और जब मैंने उस घर को पहली बार देखा तब मुझे वो घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं उस घर से काफ़ी खुश था। लेकिन थोड़ी दिक्कत की बात यह थी कि आसपास बहुत ज़्यादा जंगल था, जिसकी वजह से रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता था और बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे। रात के वक्त इतना ज़्यादा डरावना माहौल बन जाता था मेरे घर के आसपास, जिसकी वजह से मैं रात के वक्त घर से बाहर निकलता ही नहीं था। शाम से पहले पहले घर में घुस जाता था। मेरे घर के आसपास कुछ ज़्यादा घर नहीं थे, सिर्फ 2-3 घर थे और वो दोनों घर काफ़ी दूर थे, तकरीबन 4-4 5-5 मिनट की दूरी पे। अगल बगल वाला वहाँ कोई घर नहीं था। लेकिन मैं फिर भी खुश था। मैंने सोचा कि चलो जैसा भी है अपना घर अपना होता है। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से ख़रीदा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता था उस घर के बारे में। मैं उस घर में काफ़ी खुशी खुशी रह रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक रात मेरी ज़िंदगी में आई जब सब कुछ बदल सा गया। रात के वक्त मैं अपने रूम में वीडियो गेम खेल रहा था। मेरे मम्मी पापा को पता ना चले इसलिए मैंने डोर को अंदर से लॉक्ड कर दिया था। वीडियो गेम खेलते खेलते तकरीबन रात के 1 बज गए। मुझे लगा कि शायद अब सो जाना ही ठीक रहेगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो जब तक नींद नहीं आती है वीडियो गेम ही खेल ही जाए। मैं बेड से उठा और फिर मुझे लगा कि शायद थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। मैं पानी पीने के लिए रूम से बाहर गया और चुपचाप किचन में गया। किचन में से एक पानी की बोतल निकाल कर मैं अपने रूम में वापस आ गया और फिर वीडियो गेम खेलने में लग गया। तभी मैंने महसूस किया कि मेरी खिड़की पे कोई खटखटा रहा है। मुझे काफ़ी अजीब लगा कि आखिर खिड़की पे कौन खटखटाता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं खिड़की के पास गया और खिड़की को खोलकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक अंधेरे के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपने रूम में पड़ी एक टॉर्च को निकाला और फिर इधर उधर रोशनी मारने लगा, लेकिन बाहर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने खिड़की को वापस बंद कर दिया और फिर वापस से वीडियो गेम खेलने के लिए पीछे मुड़ा ही था। तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। लेकिन कोई जंगली जानवर भला मेरी खिड़की तक कैसे पहुंच सकता है, ये बात सोचने वाली थी।
और किसी पक्षी की आवाज़ उतनी भयानक नहीं हो सकती। इसलिए मैंने खिड़की को वापस खोल कर देखा तो फिर मुझे वापस से वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मैंने आवाज़ सुनी वो मेरा वहम थी। इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर किया और फिर खिड़की को बंद कर दिया और वापस से वीडियो गेम खेलने के लिए बैठ गया। वीडियो गेम खेलते खेलते तभी अचानक से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है। मेरे पापा सबको उठने के लिए कह रहे थे। मैं भागता हुआ बाहर गया तो मैंने देखा कि मेरे घर के सारे मेंबर्स यानी कि मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी बहन सब बाहर आ रखे थे। मैंने अपने पापा से पूछा, पापा क्या हो गया, आप इतनी रात को चिल्लाए क्यों? और फिर मेरे पापा ने कहा, सब अपने अपने रूम में चेक करो, कोई अंदर तो नहीं है, कोई अंदर चोर वगैरह तो नहीं घुसाया है। और फिर जब सबने ये बात सुनी तो सबके होश उड़ गए। और फिर मैंने अपने पापा से कहा, मेरे रूम में तो कोई नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे मैं पानी पीने के लिए आया था, मैंने देखा कि मेन डोर जो है वो लॉक्ड ही नहीं है, खुला हुआ था। और जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए। और फिर मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, तेरे रूम में तो कोई नहीं है ना? और फिर मेरी बहन ने भी ना में सर हिलाया और मम्मी ने भी ना में सर हिलाया। तभी मेरे घर की छत से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई वहाँ पर सामान गिरा रहा हो। मेरे पापा ने हम सभी से कहा, ज़रा संभल के, तुम सब यहीं नीचे रुको, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर उन्होंने सुरक्षा के लिए एक बैट को उठाया और सबसे पहले पुलिस को कॉल करा। पुलिस को कॉल करने के बाद उन्होंने कहा, जब तक पुलिस नहीं आ जाती सब मेरे साथ रहो, समझे? और सब हिम्मत रखना। कुछ ही मिनट्स में पुलिस की गाड़ी वहाँ आ गई। पुलिस की गाड़ी में से कई सारे पुलिस वाले निकले। उन्होंने मेरे पापा से पूछा, जी सर, कहाँ है चोर, क्या छत से आवाज़ आ रही है? और फिर मेरे पापा ने हाँ में सर हिलाया। और फिर उस पुलिस वाले ने एक लाउड स्पीकर निकाला और उस लाउड स्पीकर में बोला, छत पर जो कोई भी है नीचे आ जाए, हम पुलिस वाले हैं, हमारे पास हथियार है, और अगर तुमने कुछ भी गलत काम करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप नीचे आ जाओ। और फिर 1 मिनट तक पुलिस वालों ने इंतज़ार किया लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। और फिर से पुलिस वालों ने कहा, मैं एक बार फिर से चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हो सकता है कि मुठभेड़ में तुम्हारी जान भी चली जाए, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान जाए, इसलिए चुपचाप नीचे आ जाओ और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें जेल भेज देंगे और तुम्हें सुधरने का मौका देंगे, लेकिन अगर तुम नहीं माने तो तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। और ये सब कहने के बाद पुलिस वाले फिर से 1 मिनट इंतज़ार करने लगे। और फिर जब कोई जवाब नहीं आया तब कुछ पुलिस वाले बंदूक लेकर ऊपर छत की ओर चले गए। तभी हमें ऊपर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर बाकी के पुलिस वाले थोड़ा सा डर गए, क्योंकि ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी हैवान जैसे जानवर की आ रही थी। और साथ में ही पुलिस वालों की चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी। तभी जो बाकी के पुलिस वाले थे वो भी छत की तरफ अचानक से बढ़े और मैं और मेरी फैमिली नीचे ही खड़ी थी। तभी अचानक से मैंने देखा कि सीढ़ियों पे से एक पुलिस वाले का कटा हुआ सर लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा था, जिसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। और मेरे पापा ने मुझसे कहा, सब घर के बाहर भागो, गाड़ी के अंदर बैठो। मेरी पूरी फैमिली घर के बाहर निकल गई और हमारी जो कार थी उसके अंदर बैठ गई। और जब हमारी गाड़ी वहाँ से निकल रही थी तब मेरा ध्यान छत की तरफ पड़ा, तो मैंने देखा कि छत के ऊपर एक राक्षस था जो कि पतला सा था। वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार था। उसके हाथ में एक पुलिस वाले का कटा हुआ सर था और वो उसी सर को खाए जा रहा था, जिसे देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने अपने पापा से कहा, क्या वो सारे पुलिस वाले मर गए? अबे हमें
और पुलिस वालों को बुलाना चाहिए ना। और फिर मेरे पापा ने कहा फिलहाल हमें जान बचानी चाहिए, वो पुलिस वाले तो शहीद हो गए, अब हमें सबसे पहले अपने आप को सेफ जगह पहुंचाना होगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मुझे उन पुलिस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर मेरे पापा मेरी पूरी फैमिली को एक पुलिस स्टेशन के पास लेकर गए और पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी को रोककर हम सभी को बाहर निकलने के लिए कहा। हम सभी बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। हमें घबराए हुआ देखकर जो पुलिस ऑफिसर्स बाहर खड़े थे उन्होंने हमें देखकर बोला, क्या हुआ, आप सभी इतने घबराए क्यों हैं? और फिर मेरे पापा ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। और फिर उन पुलिस वालों ने कहा चलिए अंदर चलिए। और फिर मेरी पूरी फैमिली उस पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। और उस पुलिस स्टेशन के अंदर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर था जिसने हमें देखते हुए कहा, हाँ जी बताइए, इतनी रात को क्या समस्या है? और फिर हमने वही सारी बातें उस सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी बताई, जिसके जवाब में उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, एक चोर इतने सारे पुलिस वालों को तो नहीं मार सकता। और तब जब उन पुलिस वालों के पास आधुनिक हथियार हो तब तो कोई उन्हें मार ही नहीं सकता। और फिर मैंने डरते हुए उन सीनियर पुलिस ऑफिसर से कहा, सर कोई इंसान नहीं था, एक राक्षस था, पतला सा दिखने वाला, वो काफ़ी खतरनाक था। उसे मैंने देखा था, वो मेरे घर की छत पर था, उसके हाथ में एक पुलिस वाले का कटा हुआ सर था। और फिर मेरी बात को सुनने के बाद उस सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, लगता है ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा घबरा गया है, तभी ऐसी बातें कर रहा है, आप इसे शांत करवाइए। और तभी उसने एक कांस्टेबल को बुलाया और उस सीनियर पुलिस वाले ने उस कांस्टेबल से कहा, ज़रा इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ, इसका ध्यान रखो, इसने काफ़ी कुछ देख लिया है जिसकी वजह से इसके दिमाग पे असर पड़ा है और इसलिए ये मॉन्स्टर देखने वाली बातें कर रहा है, ले जाओ इसे। और फिर वो पुलिस कांस्टेबल मुझे अपने साथ ले गया और मुझे एक टेबल पर बिठाकर मुझे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दे दी और मुझसे कहा, बेटा शांत हो जाओ, यहीं बैठे रहो, तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी यहीं आ जाएंगे। कुछ ही देर बाद वो सीनियर पुलिस वाला मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे घर जाने वाला था। तभी मैंने उन्हें जाते हुए देख लिया और मैंने अपने पापा से कहा, पापा मुझे भी ले चलिए। और फिर मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा खतरा हो सकता है, तुम यहीं रहो। और फिर मेरे पापा ने मेरी मम्मी और मेरी बहन को भी पुलिस स्टेशन के अंदर रहने के लिए कहा और मेरे पापा खुद उन पुलिस वालों के साथ चले गए। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था कि आखिर क्या होने वाला है, मेरे पापा सेफ तो रहेंगे। जितने भी लोग उस जगह गए थे मैं सबके लिए प्रेयर कर रहा था कि किसी को कुछ हो ना और वो मॉन्स्टर पकड़ा जाए या तो मारा जाए। मैंने मॉन्स्टर्स को सिर्फ किस्से कहानियों में और टीवी पर कार्टून्स वगैरह में देखा था, लेकिन पहली बार था जब मैंने किसी हैवान को अपनी आंखों के सामने देखा था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो पुलिस वाला और मेरे पापा वापस पुलिस स्टेशन में आए और मेरे पापा को देखकर मुझे चैन की सांस आई और मैंने अपने पापा से पूछा, क्या हुआ पापा, वो मॉन्स्टर पकड़ा गया ना? और फिर मेरे पापा ने ना में सर हिलाया और फिर मैंने अपने पापा से पूछा, अब क्या होगा? और फिर मेरे पापा ने कहा, अब तो ये पुलिस वाले ही कुछ कर सकते हैं बेटा, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। और फिर उस इलाके में जाने पे बैन लगा दिया गया। मैं और मेरा परिवार वापस से पुराने वाले घर में आ गए जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा था। और मैंने अपने पापा से कहा, पापा कोई नया घर ले लो ना, इस घर में कितना रहेंगे, बहुत छोटा है ये, बहुत तकलीफ़ होती है। और फिर मेरे पापा ने मुझसे कहा, अरे बेटा उस घर को लेने में ही मेरी पूरी कमाई निकल गई, अब कहाँ से दूसरा घर लूँगा? और फिर मैंने अपने पापा से कहा, पापा उस घर को बेच दो ना। और फिर मेरे पापा ने मुझे जवाब दिया, बेटा उस घर को अब कौन लेगा, वो जिस इलाके में है वो पूरा इलाका
बंद हो चुका है, वहाँ जाना ही बैन है। और गवर्नमेंट से मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है कि वो मुझे कुछ मदद कर पाएगी। वो पूरा इलाका बदनाम हो चुका है। अगर वहाँ से बैन हट भी जाए तब भी उस घर को अब कोई नहीं खरीदने वाला। और फिर कई साल बीत गए, लेकिन उस मॉन्स्टर के बारे में कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। पुलिस वाले उस मॉन्स्टर को नहीं पकड़ पाए। उस टाइम मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, मेरे अंदर थोड़ा दिमाग आ गया था। और फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि वो मॉन्स्टर जिसे मैंने देखा था वो एक क्रिएचर है जिसका नाम वेंडिगो है। और वो इंसानी मांस का भूखा होता है और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उस हैवान की वजह से मुझे और मेरे परिवार को काफ़ी बुरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से मैं उस हैवान से बदला लेना चाहता था। मैं उस हैवान को ख़त्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से मैंने और मेरे परिवार ने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें सही थी। एक बड़ा घर होने के बावजूद भी, इतने पैसे लगाने के बावजूद भी मेरे पूरे परिवार को एक छोटे से घर में रहना पड़ रहा था। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब उस हैवान को मौत के घाट उतार दूंगा। जैसे ही मैं 21 साल का हुआ तो मैं अपने घर में एक दिन टीवी देख रहा था। तभी न्यूज़ में मुझे पता चला कि वो हैवान वापस से दिखा है। और ये खबर सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अब मैं उस हैवान को उसके अंजाम तक पहुंचा सकता था। मैंने वेंडिगो के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करी और फिर मुझे पता चला कि उस वेंडिगो को मारने के लिए हमें उसके दिल में किसी लकड़ी से वार करना पड़ेगा। और इसी बेसिस पे मैंने प्लान बनाया कि मैं रात के वक्त उस जगह पर जाऊंगा और फिर उस वेंडिगो का काम ख़त्म कर दूंगा। लेकिन ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। पहले वहाँ पहुँचना, और वहाँ हर तरफ सिर्फ पुलिस की सिक्योरिटी लगाई हुई थी, वहाँ जाना बैन था। जैसे तैसे पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए मैं उस इलाके के अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही मैं उस इलाके के अंदर घुसा तभी मुझे काफ़ी गंदी बदबू आने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कुछ सड़ रहा है उस इलाके में, वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में। इतनी गंदी बदबू मैंने आज तक कभी नहीं सूंघी थी। मैं जैसे तैसे अपनी नाक को बंद करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया। और जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मैंने देखा कि किसी की कटी हुई ज़बान मेरे पैरों के नीचे आ गई थी। और उस कटी हुई ज़बान को देखकर मैं थोड़ा घबरा गया और अपने पैरों को पीछे लेने लगा। लेकिन वापस से बदला लेने की इच्छा ने मुझे ताकत दी और फिर से मैं आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे पैरों के नीचे फिर से कुछ आ गया और नीचे मैंने देखा तो किसी आदमी का कटा हुआ सर था और उस कटे हुए सर से दिमाग बाहर निकल रहा था, जिसके ऊपर मैंने पैर रखा हुआ था। ये सब भयानक मंजर देखकर मेरी आंखें खौफ से बड़ी होती जा रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाल रखा था। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, बस उस वेंडिगो की तलाश थी। और फिर काफ़ी चलने के बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मैंने उस वेंडिगो को देखा था, यानी कि अपने ही घर पे। और फिर मैंने अपने घर को देखा तो मेरे घर को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वही तो मेरा घर था जिसे मेरे पापा ने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद ख़रीदा था। और उसी घर में मैं रह भी नहीं पाया था, सिर्फ उस वेंडिगो की वजह से। उस घर को मैंने देखा तो घर के ऊपर काफ़ी मोटी धूल की परत जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से उस घर के बाहर कोई नहीं आया हो। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वो घर बंद पड़ा है। मैं उस घर के पास गया और फिर मैंने ताले को खोला और उस ताले की चाबी को मैंने अपने घर से चुरा लिया था, अपने पापा को बिना बताए। मैंने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अंदर की हालत मैंने देखी, मैंने चारों तरफ देखा तो फर्श पे खून पड़ा हुआ था और खून ताज़ा नहीं था, सूख चुका था। लेकिन एक जगह थी सीढ़ियों पे जहाँ पर ताज़ा खून बिखरा हुआ था, और ताज़ा खून को देखकर मैं चौकन्ना हो गया, क्योंकि मैं समझ गया कि हो ना हो वो वेंडिगो
वहीं पर है, उसी घर में। मैंने धीरे धीरे सीढ़ियों के ऊपर कदम रखे और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब बाकी के कमरों में नज़र डाली जाए। मैंने बाकी के कमरे देखे तो कोई भी नहीं था। तभी मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि वापस से छत पे से कुछ आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनकर मैं समझ गया कि वो आदमखोर दरिंदा यानी कि वेंडिगो छत पर ही है। मैंने पहले ही इंतज़ाम कर रखा था, एक लकड़ी की तलवार मैंने बनवा कर रख ली थी और उस तलवार को लेकर मैं ऊपर चल पड़ा। धीरे धीरे मैंने कदम बढ़ाए तो मैंने देखा कि वहाँ सीढ़ियों पर, जो कि छत की ओर जा रही थी, उन सीढ़ियों पर हड्डियाँ पड़ी हुई थी और सारी हड्डियाँ इंसानों की थी, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज़ ना हो जाए। कि तभी मैंने गलती से एक पैर अपना एक हड्डी पर रख दिया, जिसकी वजह से वो हड्डी उस सीढ़ी से नीचे गिर गई और एक ज़ोर की आवाज़ हुई। मैं समझ गया कि वो राक्षस अभी इधर ही आएगा, इसलिए मैं वहाँ एक कोने में छुप गया और छुपकर देखने लगा। तभी वहाँ एक भारी भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर आवाज़ सुनते ही मैंने देखा कि वो राक्षस, वो दानव वेंडिगो सीढ़ियों के पास आया। उसने चारों तरफ अपनी मुंडी घुमाई, उसके मुंह से खून बह रहा था और उसने चीज़ों को सूंघते हुए इधर उधर मुंडी घुमाना शुरू किया। जब उसे कुछ भी नज़र नहीं आया तो वो वापस चला गया। तब मैंने सांस में सांस ली। मैं उस कोने से बाहर निकला और फिर छत की तरफ बढ़ने लगा। मैं तैयार हो रहा था कि मुझे हमला करना था और जैसे ही मैं छत पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था और वो आसमान की तरफ देख रहा था। उस आदमी को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और फिर मैं उस आदमी के पास गया। मैंने उस आदमी से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप हैं कौन? और फिर वो आदमी पीछे मुड़ा और उसने मुझे देखते हुए कहा, मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आना तो बैन है। और फिर मैंने उससे कहा, ये मेरा ही घर है और मैं यहाँ किसी ख़ास मकसद से आया हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? और फिर उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। और तभी वो आदमी थोड़ा रोशनी में आया, जिसकी वजह से मैंने उसकी शक्ल को साफ साफ देखा। तो मुझे याद आया कि वो आदमी वही आदमी था जो कि बचपन में मेरे घर आया था। पहली रात जब मेरे पापा ने पुलिस वालों को बुलाया था तो कुछ पुलिस वाले आए थे जिनको वेंडिगो ने मार दिया था। उन्हीं पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला मेरे सामने खड़ा था। उस पुलिस वाले को मैंने देखकर कहा, आप तो इस घर में कई सालों पहले आए थे ना, और उस वेंडिगो को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन आपकी तो मौत हो गई थी ना? और फिर उस पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा, नहीं, वो मुझे नहीं मार पाया, बल्कि मेरे साथियों को मार दिया। मुझे मार पाना किसी के बस की बात नहीं है। मैंने उस पुलिस वाले से कहा, तो आप इतनी रात को यहाँ? और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, हाँ, मैं इंतज़ार करता हूँ उस वेंडिगो का, ताकि वो किसी रात यहाँ पर आए और मैं उसका खेल ख़त्म कर सकूँ। और फिर उस पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? और फिर मैंने उसे बताया, मैं भी उसी काम के लिए आया हूँ, उस वेंडिगो को मारने के लिए। उस पुलिस वाले ने मुझसे कहा, तुम काफ़ी नादान हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम उस दरिंदे को मारने के लिए आ गए? तुम्हें पता भी है उसके एक वार से तुम मारे जाओगे। और फिर मैंने कहा, मुझे पता है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन इतने साल उस हैवान की वजह से मेरी फैमिली ने जो बुरे वक्त काटे हैं, उनका बदला मुझे चाहिए, वो भी किसी हालत में। और ये बात सुनकर वो पुलिस वाला हंसने लगा। उसने मुझसे हंसते हुए कहा, काफ़ी गुस्सा हो उस आदमखोर से, ध्यान रखना किसी दिन
सामने आ गया और वो तुम पर भारी पड़ गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे क्या लाए हो उस आदमखोर दरिंदे से लड़ने के लिए? और फिर मैंने उस पुलिस वाले से कहा, मेरे पास ये स्वॉर्ड है लकड़ी की। मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करी है कि वो लकड़ी की स्वॉर्ड उस वेंडिगो के दिल में घुसाने से वो वेंडिगो मर जाता है। और फिर उस पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा मुझसे, क्या दफियानूसी बातें कर रहे हो? अगर किसी इंटरनेट पे कुछ भी लिखा होगा तो क्या तुम यकीन कर लोगे? और ये तलवार जिसके भरोसे तुम एक आदमखोर दरिंदे से लड़ने के लिए चले हो, अगर इस तलवार से उसे कुछ हुआ ही नहीं तो क्या होगा तुम्हारा? सच में उम्र बढ़ गई है लेकिन अकल नहीं बढ़ी। और फिर मैंने उस पुलिस वाले से कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस लकड़ी की स्वॉर्ड से वो नहीं मरेगा? और फिर उस पुलिस वाले ने मुझसे कहा, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ, लाओ ये स्वॉर्ड मुझे दो, ये किसी काम की नहीं। और ये कहकर उसने मेरे हाथ से उस स्वॉर्ड को ले लिया और उसे फेंक दिया। मैंने उस पुलिस वाले से कहा, तो अच्छा अब मैं किससे लड़ूंगा? उस पुलिस वाले ने फिर अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक गन को निकाल कर मुझे दे दिया और मुझसे कहा, इससे लड़ो, ये तुम्हारे काम आएगी। और वो वेंडिगो आने वाला है, उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने फिर उस पुलिस वाले से पूछा, आपको कैसे पता वो आने वाला है? एंड देन उस पुलिस वाले ने मुझसे कहा, क्योंकि मैं सब जानता हूँ, वो आने वाला है, तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। तकरीबन 1 मिनट बाद वहाँ कोई भी नहीं आया। और फिर मैंने उस पुलिस वाले से कहा, आया तो कोई नहीं, आप किसकी बात कर रहे थे? तभी उस पुलिस वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मैंने उस पुलिस वाले को देखा तो उस पुलिस वाले ने एक अजीब सी आवाज़ में कहा, बहुत जल्दी है मुझसे सामना करने की। हाँ, लगता है तुम्हें लड़ना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो चलो लड़ते हैं। और ये कहकर वो पुलिस वाला एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगा और देखते ही देखते वो एक 8 फुट का वेंडिगो बन गया, जिसे देखते ही मैंने अपने कदमों को पीछे लेना शुरू कर दिया। और फिर उस वेंडिगो ने मुझसे कहा, क्या हुआ? बहुत जल्दी थी मुझसे लड़ने की, अब अपने कदम पीछे क्यों ले रहे हो? बहुत रिसर्च करी तुमने हाँ मेरे बारे में। चलो अब लड़ो। हाँ, लड़ो। किससे लड़ोगे? इस बंदूक से? हाँ, शूट करो। मैंने कहा शूट करो। और फिर मैंने उस बंदूक से एक के बाद एक राउंड फायर करे, लेकिन उस वेंडिगो को कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उस वेंडिगो ने कहा, क्या हो गया? तुम्हारी ये बंदूक काम नहीं कर रही। करनी भी नहीं चाहिए और ना ही करेगी, क्योंकि जो चीज काम करने वाली थी उसे तो मैंने फेंक दिया। तुम्हारी तलवार, वैसे तुमने रिसर्च तो अच्छी की। हाँ, मुझे डैमेज हो जाता है लकड़ी की स्वॉर्ड से, लेकिन इतनी रिसर्च कर ही रहे थे तो कमजोरी के साथ ताकतों पे भी रिसर्च कर लेते कि वेंडिगोस रूप बदल सकते हैं। अच्छी तरह रिसर्च करते ना। अब देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी जान जाएगी और इस घर में एक और कंकाल शामिल हो जाएगा तुम्हारा। उस वेंडिगो को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो जो बंदूक थी वो किसी काम की नहीं थी। मैंने धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं छत के किनारे पर पहुंच गया। और उस वेंडिगो के बढ़ते हुए कदम इतने ज़्यादा खतरनाक थे और उसके मुंह से लार बही जा रही थी, जिसे देखकर मुझे समझ आ गया कि अब इस छत से कूदना ही एक आखिरी रास्ता बचा है। मैंने नीचे की ओर देखा तो नीचे झाड़ियाँ थी बहुत सारी
और मैं समझ गया कि उन झाड़ियों की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए बिना कोई देरी किए मैं छत से नीचे कूद गया और सीधा झाड़ियों में जाके गिरा। झाड़ियों में गिरने की वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोट तो लगी, लेकिन मैं खड़ा होकर वहाँ से भागने लगा। लेकिन मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये चीज़ पता करने में कि वो वेंडिगो मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि मुझे एक ज़ोर का झटका महसूस हुआ, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि वो वेंडिगो भी ज़मीन पे कूद चुका है और वो किसी भी पल मुझे पकड़ सकता है। मैं अपनी पूरी जी जान लगा के वहाँ से भाग रहा था और भागते भागते मैं एक रोड के पास पहुँचा, जहाँ मैंने देखा कि एक गाड़ी आ रही थी, वो भी पुलिस की। उस पुलिस की गाड़ी को देखते हुए मैंने कहा, मदद मदद चाहिए मुझे, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। और फिर वो गाड़ी रुकी और उन पुलिस वालों ने मुझसे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की, तुम्हें पता नहीं है यहाँ आना बैन है। और तभी जंगल में से उसी आदमखोर वेंडिगो की चिल्लाने की आवाज़ आई और वो पुलिस वाले भी समझ गए कि ये सब बातचीत करने का वक्त नहीं है। मैंने उस गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी के अंदर बैठ गया। उस पुलिस वाले ने तुरंत उस गाड़ी को वहाँ से निकालना ही ठीक समझा। वो पुलिस वाला उस गाड़ी को वहाँ से तेज़ी से निकालने लगा। तभी हम सभी ने महसूस किया कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वो पुलिस वाला रेस दिए जा रहा था, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाए जा रहा था, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तभी पुलिस वालों ने और मैंने देखा कि उस वेंडिगो ने गाड़ी को पीछे से पकड़ रखा था और उस वेंडिगो की वजह से गाड़ी 1 इंच भी हिल नहीं रही थी। उस वेंडिगो के एक वार से उस गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया और फिर सारे पुलिस वाले उस कार से बाहर निकले और साथ में मैं भी निकला और उन पुलिस वालों ने एक के बाद एक करके उस वेंडिगो पे फायरिंग करना शुरू करी। लेकिन मुझे पता था उस फायरिंग का उस आदमखोर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उस आदमखोर ने एक पुलिस वाले को पकड़ा और उसे उठाकर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो एक पेड़ से जाकर टकरा गया और उस पुलिस वाले को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। मैंने उनमें से एक पुलिस वाले से कहा, आप मदद तो बुलाइए, आपके पास कुछ होगा ना, आप जिससे कंट्रोल रूम से फ़ोन करते हैं और मदद आती है। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, अरे मेरा डिवाइस उस गाड़ी में ही है, उस गाड़ी में ही रह गया है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। और तभी उस वेंडिगो ने ये बात सुन ली और उसने अपने कुछ ही वारों में उस गाड़ी को तबाह करके रख दिया। और वो वेंडिगो हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा और उसने हंसते हुए कहा, क्या हो गया, मुझे मारने आए थे, मारो अब क्यों घबरा रहे हो, जब मारने की इतनी जल्दी थी। अब तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अब मारो। अपने आप को मैं धीरे धीरे करके पीछे हट रहा था, तभी मेरे हाथ में कुछ आ गया जिसे मैंने महसूस किया तो कुछ पतला सा था और मैंने देखा कि वो एक नोकीली लकड़ी थी जिसे मैंने छुपा लिया अपने हाथ में। और जैसे ही उस वेंडिगो ने मुझे पकड़कर हवा में उठाया, मैंने उस लंबी सी लकड़ी को उस वेंडिगो के दिल पे घुसा दिया, जिसकी वजह से वो राक्षस काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसकी चीख से पूरा जंगल, पूरा आसपास का इलाका गूंज पड़ा। उसकी चीख इतनी ज़्यादा भयानक कि पुलिस वालों को और मुझे अपने कान बंद करने पड़े और वो चिल्लाता चिल्लाता वहीं मर गया। मैंने और पुलिस वालों ने चैन की सांस ली और फिर पुलिस वालों ने कहा, हाँ, इतने सालों की मुसीबत आज जाके टली। हाँ, मैंने भी चैन से सांस ली। और फिर अगले ही दिन वहाँ न्यूज़ वाले आए और उन्होंने इस बात को पूरी टीवी पर चलाया, जिसकी वजह से सबको यकीन हो गया कि अब वो जगह रहने लायक है। उस जगह का विकास होने लगा और हमारा जो घर था वो हमें वापस मिल गया और मेरी फैमिली एक बार फिर से उस छोटे से घर को छोड़कर वापस बड़े घर में सुकून से रहने के लिए आ गई।
मार्क काफ़ी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन हर जगह सिर्फ उसके हाथ में निराशा ही आई। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद उसे एक नौकरी मिली, और वो नौकरी थी सेल्समैन की। मार्क ये नौकरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे ये नौकरी करनी पड़ी, और वो रोज लोगों के घरों पे जाकर सामान को बेचने लगा। शुरुआती दिनों में तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मजबूरी के कारण वो ये काम करता रहा। एक दिन अचानक से वो अपने सामान को लेकर घूम रहा था। उसे कोई घर नहीं मिल रहा था जहां वो जाकर अपने सामान को बेच सके। वो एक घर के पास पहुंचा जो कि काफ़ी वीरान जगह पे था। उस घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा जंगली एरिया था। उस दिन मार्क का कोई भी सामान नहीं बिका था, इसलिए मजबूरी में उसने सोचा कि चलो यहाँ चल के देखता हूँ, क्या पता कुछ सामान बिक जाए। और वो उस घर की तरफ बढ़ गया। घर पे जाकर उसने डोरबेल को बजाया तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला, और फिर उस सेल्समैन ने, मतलब कि मार्क ने, उस बूढ़े आदमी को अपने प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया। और उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए मार्क को अंदर बुलाया। मार्क को लगा कि शायद कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आ गया है और आज अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। वो खुशी खुशी उस बूढ़े आदमी के घर में चला गया। उस बूढ़े आदमी ने मार्क को पानी पिलाया और आराम करने के लिए कहा। मार्क काफ़ी हैरान हो रहा था कि ये बूढ़ा आदमी इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी क्यों कर रहा है मार्क की। वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा था और मार्क उसकी बातों को टाल नहीं पा रहा था, इसलिए वो जैसा जैसा कह रहा था मार्क वैसा वैसा कर रहा था। मार्क उस कुर्सी पे जाकर बैठ गया और घर का नज़ारा देखने लगा। घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। उस बूढ़े आदमी ने मार्क से ढेर सारा सामान खरीदा और मार्क को बहुत कमाई हुई, जिसकी वजह से मार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। उस बूढ़े आदमी ने मार्क को एक स्पेशल टी पिलाई, जिसे पीकर मार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। वो स्पेशल टी मार्क को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और फिर उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि अरे अंकल, क्या डालते हो आप अपनी स्पेशल टी में? इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट मैंने आज तक कभी भी नहीं पी। कमाल की टी है आपकी। जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अरे बेटा, बस प्यार मिला देता हूँ, अच्छी अपने आप बन जाती है। और ये सुनकर मार्क मुस्कुराने लगा और मार्क ने अपना बाकी का सामान उठाया और वहां से एक मोटी पैसों की गड्डी लेकर जाने लगा। और जाते जाते उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, वापस जरूर आना, और अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो तो उसे भी लेकर आना। मैं तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स खरीदूंगा। और मार्क काफी खुश हुआ और वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी कंपनी ने, जहां वो काम करता था, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और मार्क को ढेर सारे यूनिट मिले बेचने के लिए। वो आंखें बंद करके उसी बूढ़े आदमी के घर पे चला गया और उसने इस बार डोरबेल बजाई तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और मार्क ने पूछा कि अंकल जी हैं कि नहीं। उस बूढ़ी औरत ने मार्क को अंदर आने के लिए कहा और फिर मार्क ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठ के टीवी देख रहा है। और जैसे ही उसने मार्क को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा कि आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं यही सोच रहा था तुम इतने दिनों से आए क्यों नहीं। लगता है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने, है ना? मार्क ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि दिखाओ दिखाओ क्या प्रोडक्ट है। और मार्क ने बिना किसी देरी किए उस प्रोडक्ट को दिखाना शुरू कर दिया। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोला कि प्रोडक्ट अच्छा है, मैं सारे यूनिट्स खरीदूंगा। मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ और साथ में तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्पेशल टी भी लेकर आता हूँ। ये सब सुन के मार्क की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सारे यूनिट उसके बिक गए। अब उसको
पक्का प्रमोशन मिलने वाला था कंपनी की तरफ से। मार्क काफी ज्यादा खुश था। वो बूढ़ा आदमी अंदर कमरे में चला गया और एक मोटी पैसों की गड्डी लेकर आया और मार्को को पकड़ा दिया और किचन में जाकर टी बनाने लगा। वो बूढ़ी औरत उस कुर्सी पे बैठकर टीवी देखने लगी। वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा अजीब थी। वो कुछ भी बोलती नहीं थी, सिर्फ चलती फिरती थी। कोई भी चेहरे पे उसके हाव भाव नहीं रहते थे। आधे घंटे तक वो बूढ़ा आदमी बाहर नहीं आया किचन से। मार्क को लग रहा था कि क्या हो गया, इसलिए वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा और किचन का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और फिर मार्क ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी एक आदमी के कटे हुए सर को निचोड़कर उसमें से खून निकाल रहा है और उसे गैस पर चढ़ाकर पका रहा है। मार्क ये सब देखकर सन्न रह गया और फिर उस बूढ़े आदमी ने मार्क के सामने ही उस इंसान की खोपड़ी से निकले हुए खून से चाय बना दी। ये देखकर मार्क का मुंह खुला का खुला रह गया और उसे उल्टी आने लगी, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला। वो समझ गया कि यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। वो अपना सामान उठा के जा ही रहा था, तभी उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। और तभी अचानक से वो टीवी देख रही बूढ़ी औरत बोली कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनते ही मार्क काफी ज्यादा घबरा गया और पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हुई। वो चुपचाप से जाकर कुर्सी पे बैठ गया, क्योंकि अगर उस बूढ़े आदमी को पता चलता कि मार्क वहां से भागने की कोशिश कर रहा है तो अगली बार मार्क के कटे हुए सर से वो बूढ़ा आदमी चाय बनाता। वो आदमी बाहर निकला और मार्क को चाय पकड़ाने लगा और बोला, ये लो बेटा, तुम्हारी स्पेशल चाय, तुम्हें बहुत पसंद है। और उस चाय को देखकर मार्क को काफी ज्यादा घिन आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो चाय कैसे बनी थी। किसी इंसान के कटे हुए सर के निचोड़ से बनी हुई चाय को भला कौन ही पीना चाहेगा। मार्क काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो बूढ़ा आदमी मार्को को देख के मुस्कुरा रहा था। मार्क को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चाय को कैसे पिए। मार्क ने बहाना बनाना शुरू कर दिया और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल काढ़ा लेकर आता हूँ, वो पीकर तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह बूढ़ा आदमी फिर से किचन में चला गया और मार्क भी उस आदमी पे नजर रखने लगा। और फिर वापस से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मार्क को उल्टियां आने लगी। उस बूढ़े आदमी ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और उस फ्रिज में एक कटा हुआ इंसानी शरीर रखा हुआ था, जिसे निचोड़कर उसमें से निकले हुए खून को उसने गैस पर पतीले में डालकर चढ़ाकर पकाना शुरू कर दिया और फिर उसके अंदर बिल्ली का कटा हुआ सर डालकर भी उसे भी पकाने लगा। ये सब देखकर मार्क उल्टियां कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और वहां से भागने के लिए रास्ता देखने लगा। उसे पता चल गया था कि यहाँ ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। और मार्क की नज़र एक खिड़की पे पड़ी और मार्क ने बिना किसी देरी किए उस खिड़की को तोड़ के वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस बूढ़ी औरत ने मार्क को पकड़ लिया और हंसते हुए बोली कि मैंने कहा ना, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने एक चाकू से मार्क के ऊपर वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे मार्क ने अपने आप को बचाया और वो बूढ़ा आदमी वहां आ गया और एक भारी चीज से मार्क के सर पे वार करने लगा, जिसकी वजह से मार्क बेहोश हो गया। मार्क की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक बेड पर पड़ा हुआ है और उसके सर पे पट्टी लगी हुई है
मार्क ने अपने आसपास देखा तो उसे समझ आ गया कि अभी भी वो उसी घर में है। लेकिन एक बात और मार्क को समझ आ गई कि अगर उन बूढ़े आदमियों को मारना होता तो मार्क को उसी वक्त मार देते और मार्क कभी जिंदा ना होता। इसका सीधा सा मतलब यही है, उस बूढ़े आदमी का मकसद कुछ और है। तभी अचानक से उसने किसी के आने की आवाज़ सुनी और दरवाज़ा खुला और वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए अंदर आया और उसने कहा कि तो उठ गए। मेरी बीवी ने कहा था ना, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। तुमने भागने की कोशिश की होगी, मुझे तो यही समझ नहीं आया। क्या कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारी स्पेशलिटी, अब तो पियोगे ना। उस बूढ़े आदमी को देखकर मार्क के पसीने छूट रहे थे और तभी वो बूढ़ा आदमी मार्क के पास आया और बोला कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। और जिसने भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए मना किया, मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ गए? ये सब सुन के मार्क के होश उड़ गए और फिर ना चाहते हुए भी उसने हाँ कर दी। और फिर उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को बुलाया और उस बूढ़े आदमी की बेटी को देखकर मार्क के होश उड़ गए। वो काफी ज्यादा दिखने में भद्दी और घिनौनी थी। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था और उसके जबड़े से खून निकल रहा था। मार्क को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती मार्क से करवा दी और फिर कई दिन बीत गए। मार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो बूढ़े आदमी की बेटी मार्क को प्यार करने लगी थी और मार्क को दुखी देखकर वो भी परेशान होने लगी थी। और मार्क भी ये बात जान चुका था कि उस बूढ़े आदमी की बेटी उसे पसंद करने लगी है, उससे प्यार करने लगी है। और तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आया और एक रात उसने अपनी उस बीवी से पूछा कि तुम्हारा परिवार इतना अलग क्यों है? मेरा मतलब तुम आम इंसान नहीं हो। और फिर उसने बोला कि हम बिल्कुल भी आम नहीं हैं, हम सब वेंडिगोस हैं। हम सब रूप बदल कर यहाँ रहते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब मार्क को समझ आ गया था कि उसका जिंदा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा परिवार वेंडिगो का है। और अगर मार्क ने कोई भी होशियारी करी तो वो वेंडिगो मार्क का क्या हाल करेंगे। मार्क को खुद भी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। और फिर मार्क के दिमाग में एक ही रास्ता आया। मार्क ने अपने हाथ को जख्मी कर लिया और फिर उस बूढ़े आदमी की बेटी यानी कि मार्क की बीवी ने मार्क के जख्मी हाथ को देखा तो उससे पूछा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये खून क्यों बह रहा है? और फिर मार्क ने बताया कि तुम्हारे पापा ने मेरे हाथ को घायल कर दिया। ये सुनकर मार्क की बीवी काफी ज्यादा नाराज हो गई और अपने पापा से लड़ने के लिए चली गई। उसका पिता उसे बार बार समझाता रहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो लड़की मार्क के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसे कुछ भी सच झूठ का पता नहीं लग पा रहा था। वो मार्क से इतना ज़्यादा प्यार करने लगी थी कि उसने गुस्से में अपने ही पिता को मार दिया। मार्क ने अपने हाथ को और भी ज़्यादा जख्मी कर दिया और
उस लड़की से बोला कि मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मार्क की बीवी ने वो घर का दरवाज़ा खोल दिया और उससे बोला कि जाओ जल्दी अपना इलाज करा के वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर मार्क अपने उस जख्मी हाथ को लेकर वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागा और दूसरे किसी शहर में जाके बस गया और वापस से उस शहर की तरफ उसने देखा नहीं। लेकिन कहते हैं कि मार्क की बीवी आज भी उसी पुराने घर में मार्क का इंतज़ार कर रही है। उसे आज भी उम्मीद है कि उसका पति मार्क ज़रूर आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा।